अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए हैदराबाद समेत तेलंगाना भर की अहम खबरों की तफसील जानते हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में मौसम की आंख मिचौली जारी। अगले 7 दिनों के दौरान हल्की बारिश का इम्कान। हैदराबाद में छाए रहेंगे बादल। अगले 48 घंटों के दौरान चलेंगी तेज हवाएं। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इंटरमीडिएट के तुलबा को सुना दी खुशखबरी। इंटर फर्स्ट और सेकेंड ईयर के नताए 24 अप्रैल सुबह 11 बजे किए जाएंगे जारी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने वोट की अहमियत पर दिया जोर। कहा, T20 मैचों के दौरान हो सकता है हाउसफुल, तो पोलिंग के दिन क्यों नहीं। बीआरएस और बीजेपी पर जमकर बरसे रियासती वजीर पूनम प्रभाकर। 1 साल में कांग्रेस हुकूमत गिरने के दावे को बताया झूठा प्रोपेगंडा। कहा, हिम्मत है तो कांग्रेस को छू कर दिखाए। सीएम रेवंत रेड्डी और कांग्रेस हुकूमत पर जगदीश रेड्डी ने लगाया किसानों से बुरा सलूक करने का इल्जाम। हुकूमत बनने के बाद खुदकुशी करने वाले किसानों की एक भी फैमिली को मुआवजा न देने का किया दावा। और हैदराबाद के इलाके धूलपेट में एक्साइज पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 1.5 करोड़ रुपए कीमत की 160 किलोग्राम अफीम की जब्त। 2 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। गुज़िश्ता 3 दिनों से हैदराबाद समेत तेलंगाना में मौसम अचानक बदल रहा है। मौसम गर्मा के दौरान हैदराबाद में जहां कल सुबह होने वाली तेज बारिश ने गर्मी की शिद्दत तो कम की है, ताहम ह्यूमिडिटी में इजाफा हो गया है। वहीं तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर शदीद बारिश के बाद IMD ने कहा है कि जनगांव, नागर कर्नूल, रंगारेड्डी, सिद्दीपेट, विकाराबाद, वरंगल, हनमकुंडा, यादाद्री, भोंगिर, जोगुलांबा, गदवाल, संगारेड्डी, वनपर्ती और निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट और इसके आसपास के इलाकों में भी हल्की बारिश हुई है। हालांकि इस दौरान टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर ही रहा है। हैदराबाद शहर में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर में गिरावट देखी गई, जो 38.3 यानी 38.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। IMD ने कहा है कि मराठवाड़ा इलाके और पड़ोसी इलाकों में तूफान की निशानदेही कर ली गई है, जिसकी वजह से अगले 7 दिनों तक रियासत तेलंगाना में अलग अलग मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश या गरज के साथ बारिश होने का इम्कान रहेगा। IMD ने अगले 5 दिनों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। शहर हैदराबाद की बात की जाए तो हैदराबाद में भी इस दौरान बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ हल्की बारिश और बिजली चमकने का इम्कान है। इतना ही नहीं, महकमा मौसमियात ने अगले 48 घंटों में 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी इम्कान जाहिर किया है। रियासत तेलंगाना में इंटरमीडिएट एग्जाम्स के रिजल्ट का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स को एजुकेशन डिपार्टमेंट ने खुशखबरी सुना दी है। खबर है कि इंटर के रिजल्ट 24 अप्रैल को जारी किए जाएंगे। 24 अप्रैल को सुबह 11 बजे इंटरमीडिएट के ये रिजल्ट जारी किए जाएंगे। ओहदेदार एक ही वक्त में इंटर फर्स्ट और सेकेंड ईयर के एग्जाम्स के नताइज जारी करेंगे। बता दें कि तेलंगाना में इंटरमीडिएट के एग्जाम्स 28 फरवरी से 19 मार्च तक मुनक्कद किए गए थे। इस साल करीब 9,80,978 स्टूडेंट्स ने इंटर का एग्जाम लिखा है, जिनमें से 4,78,527 स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के हैं, जबकि 4,43,993 तुलबा सेकंड ईयर के हैं। अगर क्रिकेट के T20 मैचों के दौरान हाउसफुल हो सकता है, तो पोलिंग के दिन क्यों नहीं। ये कहना है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज का, जिन्होंने वोट डालने की जरूरत पर जोर देते हुए शऊर बेदारी मुहिम शुरू की। उन्होंने गर्मी की वजह से वोटिंग टर्नआउट में मुमकिन कमी के अंदेशे पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि पोलिंग स्टेशनों पर कुर्सियां और पंखे फराहम करने के साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती समेत जरूरी इंतजाम किए जाएंगे। We are aware that it is going to be summer. Therefore, we are going to make arrangements whatever possible, like shade, fans, mist fans, etc. Chairs wherever possible, even in the queues, so that madhyamalo people can take some rest.
We will also be having paramedical staff in the polling stations to take care of any untoward incident of heat stroke, etc. But my request to all the voters will be, we have 3,31 lakh voters in the state. To make the facility for them to vote, as I said earlier, 3 lakh of our own people will also be working in the same heat. So please do come and vote on 30th. It is, I am sure that all of us can rise to the occasion, all of us can make this trip to the polling station. Like we make effort wherever, whenever we want. I am seeing that IPL season is right now going on. There is so much of demand for the tickets. People are braving the heats and going there. That is for their entertainment. Similarly, I would request all the voters to also come to the polling station. It is their responsibility also, along with their right to come and vote. Every vote makes a difference. There have been cases in the past where some people have won or some people have lost because of 1 or 2 votes. So every vote is important. Please do come and vote. पीआरएस पार्टी के लीडरों के पार्टी छोड़ने पर तंज करते हुए कांग्रेस लीडर और रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि अगर रियासत में कांग्रेस की हुकूमत ना बनती तो आवाम का जिंदा रहना मुश्किल था। उन्होंने अपोजिशन पार्टियों पर कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत के 1 साल में गिर जाने का दावा करने वाली पार्टियों में अगर हिम्मत है तो वो कांग्रेस को छू कर दिखाए। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और बीजेपी कायदीन पर भी इल्जाम लगाए। साबिक मिनिस्टर और एमएलए हरीश राव ने आज सिद्दीपेट हलके के पेद्दाकुदूर गांव के मेट्टो बंडाला में किसानों से बात की और धान खरीदी मरकज का जायजा लिया। इस मौके पर किसानों ने हरीश राव को अपनी परेशानियों के बारे में बताया, जिस पर एमएलए ने किसानों के मसाइल को हल करने का तयक़्क़ुन दिया। వాడు వడ్లు చక్కగొరడు మోటార్లు కాలబెట్టాడు రైతు బంధు జల్ది అయ్యాడు ఏది లేదు సార్ ప్రాబ్లం లేదు చెప్తా నేను మాట్లాడతా తొందరపడి తక్కువ ధరకు అమ్మకుంది నేను అందరికి ఫోన్ చేస్తా కార్లో కూర్చొని తొందరగా కొనమని చెప్తా మీరు తొందరపడి మాత్రం తక్కువ ధరకు అమ్ముకోకండి ఆయన 1600 1800 అమ్ముకున్నాడు కలాల మీద అమ్మకుంది 2200 3 రూపాయలు రావాలి ఇంకా వాడు బోనస్ 500 ఎగబెట్టిండు కానీ ఇక బోనస్ ఎగబెట్టిండు కానీ కమ్సే కమ్ మద్దతు ధరనన్నా 5200 3 రూపాయలు వచ్చినట్టు ఇన్నే అమ్ముంది నేను ఇప్పుడు అందరికి ఫోన్ చేస్తా తొందరగా కొనమని చెప్తా దర్శనే అమ్మ మీ అందరి రాజమణి ఎప్పుడు వచ్చిన వడ్లు కూలికి వచ్చింది फॉर्मर मिनिस्टर और एमएलए जगदीश रेड्डी ने आज किसानों के मसाइल को लेकर सीएम रेवंत रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि खुदकुशी करने वाले किसानों की फैमिली को मुआवजा देने का कांग्रेस हुकूमत ने ऐलान किया था, लेकिन अब तक एक भी फैमिली को मुआवजे की अदायगी नहीं की गई है। రాజకీయాలు ఏమైనా కానీ నేను రైతు కొరకు మద్దతు ఇస్తా అని చెప్పి కేసీఆర్ సూర్యాపేట నుంచి అడిగితే తెల్లవారి వాడు బల్బ్ ఎక్కువై 100 లిస్టు పంపమన్నాడు. లిస్టు పంపిన తర్వాత 4 గంటలు లిస్టు పంపినా దాని గురించి మాట్లాడకుండా కేసీఆర్ లాగు పీక్తా, కేసీఆర్ కండ్లు పీక్తా, కేసీఆర్ ఇంకేంకో పీకుతా అని మాట్లాడుతున్నాడు. ఏమి పీకలేడు, ఇంత ఏమి కాదు. కేసీఆర్ వెంట్రు కూడా పీకలేడు. తప్పకుండా ఇది దున్నపోతులాగా ఉంది ప్రభుత్వం. దున్నపోతు ప్రభుత్వం మీద మీరు నీళ్లు పోస్తే అది ఇంకా 2 గంటలు బంతది తప్ప లేచి పనికి పోదు. దున్నపోతులు లేపి పని చెప్పాలంటే ముళ్ళుగర్రతో పోడవాలి. మీ ముళ్ళుగర్ర మీ చేతిలోనే ఉంది. ఆ ముళ్ళుగర్ర మీ ఓటు రూపంలో ఉంది. ఆ ఓటును మీరు కనుక సరిగ్గా వినియోగించి కారు గుర్తు మీద ఓటేసి కృష్ణారెడ్డిని గెలిపిస్తే రైతుగా కర్ర ఎట్లా పట్టుకోవాలో దున్నపోతులు ఎట్లా ఆడియాలో తెలిసిన కృష్ణారెడ్డి ఆ మీ రోజు ఓటును తీసుకుపోయి ఈ ప్రభుత్వాన్ని ముళ్ళుగర్రలాగా పొడిచి తీసుకొస్తారు. बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। हल्का असम्बली कारवान से एमएलए कौसर महिउद्दीन ने आज इतवार को AIMIM पार्टी के कारपोरेटर और प्राइमरी यूनिट के सदर और सरगर्म कारकुनों के साथ उस्मानिया मस्जिद, सादत कैफे, रिसाला बाजार, नीम बाउली, कटोरा हाउस एरिया के गलियों और मेन सड़कों पर हैदराबाद से MP उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने यहाँ घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के लिए वोट देकर भारी अक्सरियत से उन्हें कामयाब बनाने की आवाम से अपील की। पूरी फैमिली का वोट बता के दुआ की गुजारिश तेरा तारीख प्रयास से आज याकूतपुरा MLA जाफर हुसैन मेराज, MLC रियाजुल हसन अफंदी, हल्का याकूतपुरा के इंचार्ज यासिर अरफात, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर्स, इब्तिदाई सुदूर व सरगर्म कारकुनान ने सदर मजलिस और हैदराबाद पार्लिमानी हल्के से उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने 4 मीनार MRO ऑफिस से पैदल दौरे का आगाज़ किया। बादाजा मोमिन स्कूल नागा बाउली से होते हुए कंकर का अलावा ब्राह्मणवाड़ी, समद उस्ताद अखाड़ा, सोते पीर दरगाह पहुंचे और रास्ते में मौजूद घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की और असदुद्दीन ओवैसी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। पार्लिमानी इंतखाबात की मुहिम के हिस्से के तौर पर तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी 22 अप्रैल को आदिलाबाद का दौरा कर रहे हैं। इस ज़िमन में आदिलाबाद असेंबली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने इतवार के रोज जिला मुस्तकिर के डाइट कॉलेज ग्राउंड जलसागाह के इंतजामात का जायजा लिया और कई तजावीज़ इस मौके पर पेश की। ఏప్రిల్ 22వ తారీఖు నాడు మా PCC అధ్యక్షుల వారు, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి, అందరి అభిమాన నాయకుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆదిలాబాద్ నుంచి ఆదిలాబాద్ పార్లమెంటు ఎన్నికల ప్రచారానికి శంఖారావం పూరిస్తున్నారు. దీనికి ఆదిలాబాద్లోని 7 పార్లమెంటు స్థానాల నుండి అశేషంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, శ్రేణులు, అభిమానులు అందరూ కూడా లక్షలాదిగా తరలి రావడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. రేపటి సభ ఆత్రం సుగుణ గారిని ఆదిలాబాద్ పార్లమెంట్ అభ్యర్థిగా మొట్టమొదటిసారిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి గెలిపించి 75 ఏళ్ల స్వతంత్ర భారతం వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారి ఒక మహిళకి, ఒక ఆడబిడ్డకి, ఆదిలాబాద్ పుట్టింటి బిడ్డని పార్లమెంటుకు పంపబోతా ఉన్నాం. ఇది ఆదిలాబాద్ ప్రతి ఒక్క కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకునికి, కార్యకర్తలకు గర్వకారణం. అది కూడా ఒక సామాన్య ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయురాలు, ఎటువంటి రాజకీయ అండదండలు లేని ఆవిడ, అమ్మ తరపున 7 తరాలు, నాన్న తరపున 7 తరాలు, ఎవ్వరు కూడా రాజకీయాల్లో లేరు, ఒక ఉద్యమకారిణి. అటువంటి వ్యక్తిని, ఒక మామూలు ఆడపడుచుని కాంగ్రెస్ పార్టీ పార్లమెంటుకు పంపుతుంది. ఇది బ్యూటీ ఆఫ్ డెమోక్రసీ, ప్రజాస్వామ్యం యొక్క అందం. ద బ్యూటీ ఆఫ్ డెమోక్రసీ లైస్ ఇన్ సెండింగ్ ఏ ఉమెన్. ఆఫ్టర్ 75 years ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ వీఆర్ సెండింగ్ ఏ ఉమెన్ టు ద పార్లమెంట్. మా రాహుల్ గాంధీ గారు ఆత్రం సుగుణ గారికి టికెట్ ఇవ్వడంలో రాహుల్ గాంధీ గారు, రేవంత్ రెడ్డి అన్నకి అందరికి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం. ప్రజలందరికీ పేరు పేరున, ఆదిలాబాద్ పార్లమెంట్లో ఉన్న ప్రజలందరికీ కూడా చేతులు జోడించి నమస్కరించేది ఏంటంటే, ఈ 120 రోజులలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అద్భుతమైనటువంటి 6 గ్యారంటీలలో 5 గ్యారంటీలు అమలు చేస్తూ ఉన్నది. మీ అందరూ వచ్చి రేవంత్ రెడ్డి అన్నకు ఆశీర్వాదం పెట్టండి, ఆత్రం సుగుణ గారికి ఆశీర్వాదం పెట్టండి. ఆదిలాబాద్ ఇన్ఛార్జిగా నా ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్నటువంటి ఈ మీటింగ్ని కూడా జయప్రదం చేసి నాకు కూడా మీ అందరూ ఆశీర్వాదం పెట్టాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతా ఉన్నాం. లక్షలాదిగా తరలిరండి. ఆదిలాబాద్కి సమ్మర్లో ఎండ ఉన్నది, అందరికి కూడా మజ్జిగ ప్యాకెట్లు, వాటర్ ప్యాకెట్లు అన్నీ కూడా అరేంజ్మెంట్స్ చేయడం జరిగింది. అందరి కూడా జర్మన్ టెంట్ విధానంలో వీలైనంత ఎక్కువ మందికి నీడను అందించడం చేయడం జరిగింది. సో దయచేసి ప్రజలందరూ కూడా క్షేమంగా రేపు మీటింగ్కి తరలి వచ్చి అందరూ మళ్ళీ క్షేమంగా ఇంటికి వెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతా ఉన్నాం. मुत्तहदा ज़िला आदिलाबाद के हीरा मॉडल रहमानिया मदरसा प्लस स्कूल जेनूर के तहत स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए 40 रोज़ा गरमाई दीनी तालीमी व तरबियत का 25 अप्रैल तथा 10 जून तक खुसूसी इंतज़ाम किया जा रहा है। इसकी निगरानी मौलाना शेख दस्तगीर इरशादी करेंगे। इस खुसूसी
तरबियती प्रोग्राम में मुकम्मल नूरानी कायदा, नाज़ेरा, कुरान व दीनियात, अहादीस और रोज़मर्रा की मसनून दुआएं पढ़ाई और सिखाई जाएंगे। औक़ात तालीम सुबह 9 बजे तक शाम 4 बजे तक रहेंगे। नाज़िम मदरसा मौलाना शेख दस्तगीर ने अहलियान जिन्नूर से पुरखुलूस अपील की है कि वो अपने बच्चों की स्कूली छुट्टियों को कारआमद व मुफीद बनाने के लिए हीरा मॉडल रहमानिया मदरसा प्लस स्कूल में दाखिला दिलवा कर दीनी तालीम व तरबियत से आरास्ता करें। प्लैटिनम जुबली हाई स्कूल अबानी कुंटा में स्पेस वॉक सिम्फनी नाम से एक प्रोग्राम प्रिंसिपल और सरपरस्तों के जरिए आज इतवार को मुनक्कद किया गया। इस प्रोग्राम में प्लानिटोरियम, सेल्फी जोन, स्पेस वॉक, म्यूजिक एंड मूवमेंट शो, आर्ट एंड क्राफ्ट, मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियाँ, कलाई साइंस, सैयारों के मुख्तलिफ अक़साम, लिटरेसी क्विज़ वगैरह पेश की गई। तमाम तलबा से गुजारिश की गई कि उनको देखें और अपने इल्म में इजाफा करें। स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर जगदीश ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम के इनेकाद के जरिए तलबा की सलाहियतों को सामने लाया जा सकता है। जमात इस्लामी हिंद जिला वारंगल की जानिब से गुज़िश्ता 1 साल से मिसाली निकाह पर जमात इस्लामी काम कर रही है। इसी उन्वान पर एक प्रेस मीट का अब्दुल गफूर हॉल हनमकुंडा में इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रेस मीट में हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के मॉडल को अपनाने पर जोर दिया गया। जमात की जानिब से कहा गया कि मौजूदा दौर में निकाह मुश्किल होता जा रहा है और हालात को मद्देनजर रखते हुए निकाह को आसान करने के लिए अहम कदम उठाया जाए। पाया गया है और यहाँ पर जो सिस्टम चल रहा है इसमें बहुत सारी बुराइयाँ जुड़ी हुई हैं। मुख्तसरन मैं ये बताना चाहता हूँ कि समाज में एक खाता पीता घराना एक मियारी शादी अगर करके दिखाता है तो वो ऐसे घराने शादियां करते करते समाज में ये समाजी मामूल बन जाता है। जब ये समाजी मामूल बन जाता है तो एक मिडिल क्लास फैमिली का शख्स, एक गरीब तबके का शख्स भी अपने ज़िंदगी की कमाई और ज़िंदगी के आखिरी खून के कतरे को निचोड़कर अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करना चाहता है। इसके लिए वो सूद पर कर्जे लेकर भी अपने बेटी की शादी करने पर मजबूर हो जाता है। तो एक छोटी और मोटी मिसाल मैं आपको ये दे रहा हूं कि शादी से सूद का भी एक लिंक है, एक रिश्ता है। इस तरीके से बहुत सारी दूसरे भी बुराइयां इसके साथ मुलव्विस हैं, जुड़ी हुई हैं। और हमारे यहाँ शादी सबसे पहला जो नुक्ता है इंतखाब, रिश्ते का इंतखाब जिस बुनियादों पर होना चाहिए उन बुनियादों पर हमारा रिश्ते का इंतखाब नहीं हो रहा है। दीनदारी को यहाँ पर अफजल रखना चाहिए, दीनदारी को हमने अफजल नहीं रखा, जिसकी वजह से आज तलाक के और भी लड़ाई झगड़े के जो केसेस आ रहे हैं, अदालत के अंदर जाकर देख लीजिए, पुलिस स्टेशन में जाकर देख लीजिए, या फिर कम से कम ख़ज़ायत ऑफिस में जाकर देख लीजिए, आपको अंदाज़ा होगा कि आदाद व शुमार हमको बताते हैं कि यहाँ पर मुसलमानों की तलाक की जो शरह है वो बढ़ती जा रही है, मुसलसिल बढ़ती जा रही है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये सोचा कि एक ऐसी बुराई को हम यहाँ पर एड्रेस करें, मुसलसिल एड्रेस करें और पूरे मासेस के अंदर, पूरी पब्लिक के अंदर इसको फ्लोट करें, इसको प्रमोट करें। और फिर इस्लाम का जो मॉडल है, आसान निकाह वाला मॉडल, उस मॉडल को लोगों के सामने रखें और लोगों को इस बात पर आमादा करें कि इस्लाम के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगियों को गुजारने पर वो तैयार हो जाए। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर तरुण जोशी IPS ने आज रचाकुंडा के पुलिस अफसरान के लिए इनामी मेला मुनक्कद किया। कमिश्नर तरुण जोशी ने करीब 167 पुलिस अफसरान में उनके बेहतरीन खिदमात के एवज इनामात तकसीम किए। इनमें 56 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स, 42 कोर्ट ड्यूटी ऑफिसर्स, 25 पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स शामिल थे। And at some stage, I'm sure we will be, we'll definitely catch up. And the new generation of the officers who are joining in the police department at the sub-inspector rank, even at the junior ranks like our constables, they are pretty well educated. It's a good thing because they are very well versed with the technology and they know, they can handle the cell phones and the computers so well. And seeing them, it gives us some pleasure that yes, now, with the change, the new changes in the society and being in a part of digital India, it's time for us also to pick up and catch up with the situation and technology and make sure that we are ready to march into the future, being properly equipped and not having any kind of lacuna. And
My observation, again, I keep telling everywhere, sometimes our people think that, the Indian police doesn't perform very well, or Indian police is, lacking behind vis-a-vis other countries in Europe or America, but it's not like that. With my own experience, and I've interacted with large number of officers, even in very developed countries like US or UK or even Australia, but our police is actually far better than them. This is what I have come to the conclusion. Not only, in terms of the diversity of the cases that the issues that we handle, whether it is, traffic duties, whether it is law and order, whether it is, crime, again, crime of different natures, and then almost everything, whether it's a disaster or whether it is as handicapped as we are. Rather, I would say that we are slightly on the better side actually. In fact, we are, because from our side at least, we have realized that, at the pan-India level, a lot of importance has been given to the new types of crime, and a lot of institutional improvement has been, the new institutions have come up to support the law enforcement agencies. So I think in this regard, the prosecution also has been doing really well, the prosecutors, because the new age prosecutors who are just completing their law, joining as prosecutors in different courts. So I think they are also pretty well versed in the technology. So and how it has happened is required. So this is the new thing that I think we all need to walk ahead together to prepare ourselves better, so that these new crimes, and the crime is becoming more and more complicated. This cryptocurrency, so much of things are happening, and we don't even come across the difficult crimes like cyber terrorism, which are still there, and we don't get too many cases as of now, but they might be happening at some level. So with this, I think once again I thank all of you, and I congratulate all the officers who have performed really well, put in their best foot forward, put in their best efforts to make sure that these convictions are there. Now, convictions are really important for us. The reason is that one hand, of course, as I mentioned earlier, it gives us the satisfaction of completing and doing our job properly. On the other hand, it also brings deterrence for the crime. For the prevention of future crime, it is very important that certainty of punishment is there. This is also part of the theories of एक्साइज पुलिस ने हैदराबाद के इलाके धूलपेट से बड़ी मिकदार में करोड़ों का अफीम जब्त किया है। तफसीलात के मुताबिक धूलपेट से करीब 160 किलोग्राम अफीम जब्त की गई, जिसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए बताई गई है। पुलिस ने इसे जब्त करते हुए 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार भी किया है। मीडिया से बात करते हुए इस बारे में मजीद जानकारी दी गई। But more importantly, what is interesting is the opium coffee stock and the Nalaman opium market. One of the other byproducts of opium is joint, codeine, and morphine. Joint, codeine, and morphine. Morphine అనేది మనం తరచుగా వింటుంటాము, వీటి డోసేజ్ మెడికల్ పర్పస్. కానీ అది ప్రాపర్గా మెడికల్ పర్పస్ చూపించడం పర్లేదు, బట్ అదర్వైజ్ మార్ఫిన్ అగైన్ బికమ్స్ ఇన్ ఇల్లీగల్ సబ్స్టెన్స్. ఇది కూడా ఇల్లీగల్గా దందా జరుగుతుంది. మాకు వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం, మీరు చేసిన ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రకారం 1 గ్రామ్ ఈ హస్క్ నుండి 0.32 मिलीग्राम्स ऑफ मॉर्फिन यानी हेरोइन होता है। शहर हैदराबाद में एक और कार में आग लगने का वाकया पेश आया है। शहर हैदराबाद के इलाके शिवरामपल्ली में नेशनल पुलिस एकेडमी के करीब एक कार में अचानक आग लग गई, जिसके सबब मौके पर अफरा तफरी फैल गई। खुशकिस्मती से इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। आग की वजह से कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने इस बात की इत्तला फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड टीम ने आग बुझाई। इसके बाद पुलिस ने जली हुई कार को मौके से हटा दिया और ट्रैफिक बहाल कर दी। आग लगने की वजह फिलहाल सामने नहीं आ सकी है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर।
हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में मौसम की आंख मिचौली जारी। अगले 7 दिनों के दौरान हल्की बारिश का इम्कान। हैदराबाद में छाए रहेंगे बादल। अगले 48 घंटों के दौरान चलेंगी तेज हवाएं। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इंटरमीडिएट के तुलबा को सुना दी खुशखबरें। इंटर फर्स्ट और सेकेंड ईयर के नताए 24 अप्रैल सुबह 11 बजे किए जाएंगे जारी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने वोट की अहमियत पर दिया जोर। कहा, T20 मैचों के दौरान हो सकता है हाउसफुल, तो पोलिंग के दिन क्यों नहीं। बीआरएस और बीजेपी पर जमकर बरसे रियासती वजीर पूनम प्रभाकर। 1 साल में कांग्रेस हुकूमत गिरने के दावे को बताया झूठा प्रोपेगेंडा। कहा, हिम्मत है तो कांग्रेस को छू कर दिखाए। सीएम रेवंत रेड्डी और कांग्रेस हुकूमत पर जगदीश रेड्डी ने लगाया किसानों से बुरा सलूक करने का इल्जाम। हुकूमत बनने के बाद खुदकुशी करने वाले किसानों की एक भी फैमिली को मुआवजा न देने का किया दावा। और हैदराबाद के इलाके धूलपेट में एक्साइज पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 1.5 करोड़ रुपए कीमत की 160 किलोग्राम अफीम की जब्त। 2 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। बीबीएन न्यूज में अभी आपने देखी हैदराबाद व तेलंगाना की अहम खबरें। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल।